हेलो बच्चों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, साइंस। बाकी सब्जेक्ट तो यूट्यूब चैनल पर चल ही रहे हैं, साइंस भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और साइंस हम एक अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, ना कि वन लाइनर, एक दिन में सारी क्लास ख़त्म, महामैराथन क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं। वरना फिर हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको पता ही चलता है कि फिर क्या होता है हमारे साथ। डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ठीक से समझना है, अच्छी नोट्स बनाना है। ओके, सभी चैप्टर को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश। तो समझते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का रूप है प्रकाश। इसकी चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बहुत ज़्यादा चाल है। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो आप देखें, तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड। मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ये बहुत ज़्यादा ही स्पीड है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यूनिवर्स में इससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती, प्रकाश से ज़्यादा। लेकिन अभी हाल वर्षों में ऐसा कुछ पता चला कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा भी तेज चल रही हैं। इसमें हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी स्पीड इतनी है, किसने बताया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताया था? रोमर ने। ओके, अब हम आते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि प्रकाश की प्रकृति होती क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में न्यूटन ने बताया था हमें, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी कहा जाता है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, समझते हैं। ये 1675 ईस्वी में इन्होंने बताया था। 1675 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाश के बारे में एक सिद्धांत दिया, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ओके, तो इस सिद्धांत में क्या है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इसमें इन्होंने क्या क्या कहा? जो प्रकाश में अलग अलग रंग होते हैं, जैसे प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश के रंग हैं, अति सूक्ष्म कणों के अलग अलग आकार के कारण अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं वो क्यों होते हैं? न्यूटन के अकॉर्डिंग उन जो अलग अलग कणों का जो साइज होता है उस कारण से अलग अलग रंग होते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कणिका सिद्धांत में कि जो प्रकाश की जो स्पीड है, इस स्पीड से जो प्रकाश चलता है, इसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ये ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो उन्होंने ऐसा कहा, इन कणों की गति ऊर्जा के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मीन्स ट्रांसफर होता है। तो इन्होंने बताया कणों की गतिज ऊर्जा के कारण इसमें जो इनका कणिका सिद्धांत था न्यूटन का, इसमें इन्होंने कुछ चीज़ों की व्याख्या तो की, लेकिन कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं की। इसका फेलियर क्या था, हम वो भी आगे समझेंगे कि आखिर ये सिद्धांत क्यों फेल हो गया। इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कमियां, जो कि हम आगे समझ ही रहे हैं। देखिएगा कैसे। इनके अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण कणों की गतिज ऊर्जा के कारण होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ऐसा कोई सोर्स जिससे प्रकाश निकल रहा है, मीन्स कि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो अगर कण उससे निकल रहे हैं बाहर कंटिन्यूअस,
तो उस चीज़ का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए, क्योंकि कणों में भी द्रव्यमान है, कण कंटिन्यूअस बाहर जा रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान सोर्स का कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हुआ। मीन्स एक तो फेलियर का कारण यही था जो उन्होंने बताया कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है कणों की गतिज ऊर्जा के कारण होते हैं। मीन्स कण एक उससे निकलते हैं और कंटिन्यूअस गति करते रहते हैं, तो एक फेलियर का कारण तो ये था। न्यूटन ने इस सिद्धांत में ये भी कहा कि जो प्रकाश की चाल है सघन माध्यम में अधिक और विरल माध्यम में कम है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी गलत था। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा नहीं होती है, विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है, जबकि न्यूटन ने ऐसा कहा था। ओके, और इसके अतिरिक्त न्यूटन का ये सिद्धांत कुछ चीज़ों की तो व्याख्या कर रहा था, वो हम समझते हैं कौन कौन। जो न्यूटन का सिद्धांत था प्रकाश की रेखीय गति, इसकी व्याख्या कर रहा था। परावर्तन और अपवर्तन, तो जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था वो इन चीज़ों की व्याख्या तो कर पा रहा था, लेकिन वो किसकी ओर भी व्याख्या नहीं कर पा रहा था, वो भी हम देखते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, उस टाइम तक प्रकाश के बारे में इतनी ही चीज़ें, उनके इतने ही गुण हमें ज्ञात थे, तो इनमें से इनकी व्याख्या तो की जा रही थी इसके द्वारा, बट इनकी व्याख्या नहीं की जा रही थी। तो आप ये समझ भी गए होंगे कि इसमें सिर्फ इतना अच्छा था, सिर्फ इतनी बात कि प्रकाश की रेखीय गति, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती थी। इसमें बहुत सारी खामियां थी, आपने देखा ही, जैसे कि प्रकाश का सघन माध्यम में ज़्यादा स्पीड चलना और विरल में कम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनकी व्याख्या भी नहीं कर पा रहे थे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की। तो इस तरह एक नए सिद्धांत की आवश्यकता थी जो आगे हम पढ़ने वाले। न्यूटन का सिद्धांत फेल हो जाने के बाद 1678 ईस्वी में हाइगन एक नया सिद्धांत लेकर आए, जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या था? इनके अकॉर्डिंग प्रकाश तरंग है। ओके, इनके अकॉर्डिंग क्या है? प्रकाश तरंग मीन्स प्रकाश का जो संचरण एक जगह से दूसरी जगह वे फॉर्म पे होता है, तरंग रूप में होता है, तरंग के फॉर्म पे रहता है। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, जो रंग है प्रकाश में 7 रंग अलग अलग हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण होते हैं। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि अगर जो प्रकाश में 7 रंग हैं वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण है। इसके अलावा जो इनका सिद्धांत था लगभग सभी की व्याख्या कर पा रहा था, लगभग सभी की। जैसे देखें, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत है न्यूटन से काफ़ी कुछ ज़्यादा सही था।
ओके, उनके सिद्धांत में तो बहुत सारी खामियां थी, लेकिन जो ये सिद्धांत है इसने लगभग चीज़ों को सॉल्व कर दिया था, क्योंकि ये लगभग सभी की व्याख्या कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या है? ये व्याख्या नहीं कर पा रहा था किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये व्याख्या नहीं कर पा रहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। तो कुछ समस्याएं तो सॉल्व हुई, लेकिन कुछ नई समस्याएं सामने आ गई। इन सभी की तो व्याख्या संभव हो गई, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और थी। हाइगन ने बोला कि प्रकाश एक तरंग है, तो उस समय तक हमें ज्ञात था कि जो तरंग है उनके संचरण के लिए, आज भी जैसे हमारा साउंड वेव है, ध्वनि तरंग, तो इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अगर प्रकाश तरंग है तो सूर्य से पृथ्वी तक कैसे आ जा रहा है? क्योंकि बीच में तो स्पेस में कोई माध्यम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आके अटक गई कि चलो बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या तो हो रही है, हम मान भी ले रहे हैं, चलो तरंग है, कुछ चीज़ें समझ लेंगे बाद में, क्यों नहीं हो पा रही उसको बाद में देखा जाए। लेकिन सबसे जो इनमें खामी थी, इनके जो इस सिद्धांत में, यही थी कि अगर प्रकाश तरंग है तो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक कैसे पहुँच जा रहा है, जबकि बीच में स्पेस में तो कोई माध्यम ही नहीं है। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पूरे यूनिवर्स में एक माध्यम है, जिसको एक काल्पनिक माध्यम उन्होंने कहा, एक काल्पनिक माध्यम है जिसे उन्होंने ईथर कहा, एक काल्पनिक माध्यम उन्होंने माना। काल्पनिक माध्यम ईथर है, लेकिन ऐसा था नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं था। स्पेस में अगर हम देखें तो ऐसा कोई सा भी माध्यम नहीं है। कुल मिलाकर इनका भी सिद्धांत फेल होने को आया। ओके, जब इनका भी सिद्धांत फेल होने को आया तो अब आगे लगभग 200 साल तक ये बहस चलती रही कि एक्चुअल में हम प्रकाश को क्या मानें। वापस क्या हम न्यूटन की बात मान लें, लेकिन उसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, या फिर इन्हीं की बात माने, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। 200 साल ऐसे ही लगभग चलता रहा। फिर 1873 ईस्वी में मैक्सवेल एक सिद्धांत लेकर आते हैं जो इस समस्या को सॉल्व कर देता है। उन्होंने लगभग सब कुछ यही था, तरंग ही था प्रकाश। उन्होंने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग से क्या है, मीन्स तात्पर्य क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं निर्वात में भी गति कर सकती हैं। ओके, तो ये जो समस्या थी सॉल्व हो गई, क्योंकि जो बीच में निर्वात था जहाँ कोई माध्यम नहीं था, तो प्रकाश अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वहाँ भी वो गति कर सकता है, मीन्स सूर्य से पृथ्वी तक आ सकता है। तो जो नेक्स्ट है, अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में मैक्सवेल कौन सा सिद्धांत लेकर आए? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो देखो 200 साल बाद सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो निर्वात वाली थी उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया, और कुल मिलाकर ना सारा सिद्धांत वैसा ही रहा। बाकी जो ये व्याख्या कर पा रहे थे सेम वही व्याख्या यहाँ भी होगी, जो व्याख्या यहाँ नहीं हो पा रही थी सेम वही व्याख्या यहाँ भी नहीं होगी। सब कुछ बाकी वैसा ही था, सिर्फ एक प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए निर्वात में गति कर सकता है। ओके, तो 200 साल बाद लगभग हम इस उसमें पहुँचे कि हमने एक चीज़ तो सॉल्व कर ली थी, लेकिन अभी हम पूरी तरह प्रकाश की प्रकृति को नहीं जान पाए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश का एक नया सिद्धांत लेकर आए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत।
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ कि इस सिद्धांत से सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, बल्कि यहाँ पर पेच आकर और ज़्यादा फंस गया। क्या है हम आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ी एक चीज़ में और जान लेते हैं। जो क्वांटम सिद्धांत है एक्चुअल में ये दिया था प्लांक ने और नील बोर्स ने। तो अगर क्वांटम सिद्धांत का जनक देखें, अगर सिर्फ क्वांटम सिद्धांत के जनक की बात करें तो प्लांक और नील बोर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर हम सिर्फ क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो इसके जनक फर्स्ट प्लांक हैं, सेकंड नील बोर हैं, थर्ड में अल्बर्ट आइंस्टीन को भी काउंट किया जाता है। और वैसे तो सही मायने में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगर सिर्फ क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो प्लांक और नील बोर हैं, और अगर हम बात करें प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत तो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में क्या है? प्रकाश ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना, बंडल। जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा या तो फोटोन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के बंडल और पैकेट से मिलकर बना होता है, जिनको क्वांटा या तो फोटोन कहा जाता है। इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था ये प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ। प्रैक्टिकली ये भी प्रूफ हो गया कि एक्चुअल में जो प्रकाश है वो तरंग नहीं है। अगर हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो फिर इनका जो ये सिद्धांत है फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार ये बात आकर फंस गई कि अगर हम प्रकाश को तरंग मान रहे हैं तो फिर इनका ये सिद्धांत फेल हो जा रहा है। लेकिन इनके इस सिद्धांत ने व्याख्या की किसकी? प्रकाश के विद्युत प्रभाव की, जो अभी तक व्याख्या नहीं हो पा रही थी। और ये प्रैक्टिकली भी सही था, इसे हम झुटला भी नहीं सकते। तो ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या तो कर पा रहा था, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा था किसकी? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसको समझ कैसे सकते हैं, देखिए अगर हम कण माने, जैसे न्यूटन ने दिया कणिका सिद्धांत, तो एक प्रकार से यहाँ भी कण है, बट इन्होंने ये कहा कि वो पैकेट होता है ऊर्जा का। ठीक है, ये वेव नहीं, तरंग नहीं है। तो सेम उसी तरह यहाँ भी हम इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे, जो न्यूटन की उसमें हम नहीं कर पा रहे थे, बाकी सबकी व्याख्या कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम जो न्यूटन नहीं कर पा रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ साथ कॉम्पटन प्रभाव की भी, कॉम्पटन प्रभाव की भी हम व्याख्या कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या हम नहीं कर पा रहे। देखो हम ऐसा समझ सकते हैं कि दो लोगों ने, मैक्सवेल और हाइगन, इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया था। तरंग सिद्धांत में क्या था? इन सब की हम व्याख्या कर सकते थे, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे। और अगर हम कण माने, या तो न्यूटन का जो क्वांटम सिद्धांत है उसमें हम इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो अभी मैं लास्ट में एक पॉइंट लिखाऊंगा, वहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा किसमें हम किसकी व्याख्या कर सकते हैं और किसमें किसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अच्छा देखो, अभी अभी तक हमने 4 सिद्धांत पढ़ लिए प्रकाश की प्रकृति के बारे में, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह क्लियर ही नहीं हुआ है कि एक्चुअली में प्रकाश है क्या। ठीक है ना, कई बार आप लोग एक ही क्लास में पूरा प्रकाश चैप्टर पढ़ लेते हो, ख़त्म कर देते हो। अभी तक तो साइंस को भी नहीं पता एक्चुअली प्रकाश है क्या, लेकिन आपको एक क्लास में सब पता चल जाता है, और उसके बाद एग्जाम में जाकर जो भी होता है आप जानते हो क्या होता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझिए, आगे देखिए फिर। तो जैसे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि प्रकाश कण है या तरंग है, कुछ चीज़ों से हम कण की व्याख्या कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों से तरंग की, इसलिए प्रकाश की दोनों प्रकृति मानी गई, जिसे हम द्वैत प्रकृति कहते हैं।
क्लियर। अभी भी प्रकाश की दोनों प्रकृति मानी जाती है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि किसी एक सिद्धांत से हम सभी की व्याख्या कर सकें। दोनों प्रकृति में कौन सी है? कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। इसमें हम देख लेते हैं किसकी किसकी हम व्याख्या कर सकते हैं और किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो व्याख्या नहीं की जा सकती है, हम देखते हैं। कण प्रकृति में आप व्याख्या नहीं कर सकते हो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। कण प्रकृति के बारे में किसने कहा? न्यूटन और आइंस्टीन। क्योंकि आइंस्टीन ने एक्चुअल में कण नहीं बोला, पैकेट बोला, बंडल, लेकिन ऐसे ही, ठीक है, कण जैसे उन्होंने कहा। तो न्यूटन की उसमें सिद्धांत में और आइंस्टीन के सिद्धांत में हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की। तरंग और बाकी सब की व्याख्या कर सकते हैं। तरंग प्रकृति में हम किसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं? जो किसने किसने बोला? हाइगनबर्ग ने और मैक्सवेल ने। तो उन्होंने तरंग के बारे में कहा कि ये प्रकृति होती है, इसमें हम किसकी व्याख्या नहीं कर सकते? देखिए, यहाँ पर हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव हम इसमें तरंग प्रकृति में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते और बाकी सभी की कर सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों की व्याख्या इससे होती है, कुछ चीज़ों की इससे। इसीलिए प्रकाश को द्वैत प्रकृति माना गया, मीन्स प्रकाश की दोनों प्रकृति मानी जाती हैं। फिर आपको लग रहा होगा कि जब पता ही नहीं हमें कौन सी प्रकृति, तो पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में तो यही आता, पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसी तरह हम सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ प्रकाश में एक टॉपिक कंप्लीट किया है, प्रकाश की प्रकृति। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।